तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं धूमिल की प्रसिद्ध प्रयोगवादी कविता मोचीराम की कविता के बारे में, और हम इसकी व्याख्या का भी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बतलाया था, धूमिल का परिचय में ये सभी कविता के विषय में हमने चर्चा की थी। इसमें से मोचीराम भी है। मोचीराम कविता। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। धूमिल ने इस प्रस्तुत पंक्तियां में मोचीराम कविता से अवतरित धूमिल ने इस प्रस्तुत पंक्तियां में जो मोची जो कपड़े की जूतों को मरम्मत करता है, उसका समझो तो व्यवसाय ही वही है। वह जूतों की मरम्मत करते करते मरम्मत कराने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन करता है। वह आदमी के संबंध में अपना विचार व्यक्त करता है। जैसे कि पंक्ति में दिया है, उसका व्याख्या करते हुए मैं बतलाती हूँ कि कवि कहता है कि मोचीराम रापी से जूतों की मरम्मत का काम कर रहा है। जैसे ही मैंने उससे अपने जूतों की मरम्मत करने को कहा, तो वह अपने रापी से आंखें उठाकर पहले क्षण भर के लिए तो मुझे देखा, फिर विश्वास के स्वर में हंसते हुए कहा कि बाबूजी सच्ची बात कह दूं तो सुनो। कहता है कि मेरी निगाह में न कोई बड़ा है न कोई छोटा। जैसे मेरी दृष्टि में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, मेरी दृष्टि में तो सब मेरे सामने अपनी जूतों की मरम्मत के लिए खड़ा है। वह एक जोड़ी जूता ही है। अभिप्राय यह है कि मुझे किसी व्यक्ति के छोटे बड़े होने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं सभी को एक जोड़ी जूता ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे व्यवसाय में जूतों के जोड़ी का ही महत्व है। अतः हर मरम्मत कराने वाले मूल्य एक जोड़ी जूते के समान ही है, ना उससे कम है ना उससे अधिक है। गरीब भी एक जोड़ी जूते की मरम्मत करवाता है और अमीर भी करवाता है। अतः मेरे व्यवसाय की दृष्टि में मेरे लिए छोटे बड़े विषम भाव को अवकाश नहीं है। समाजवाद के अनुसार मेरी दृष्टि में सब समान है और मेरा हर ग्राहक मात्र एक जोड़ी जूता ही है। जैसा कि इन पंक्तियों में कवि ने मोचीराम कविता में समदृष्टि का परिचय दिया है। जूता व्यवसायी जिसे एक जोड़ी जूता मरम्मत करनी है, उसकी दृष्टि में छोटे बड़े विषम भाव नहीं है। वे हर व्यक्ति को अपने जूतों के मरम्मत कराने आता है, सिवाय एक जोड़ी जूते के और कुछ नहीं समझता। उसका व्यवसाय जूतों की मरम्मत तक केंद्रित है। अतः वह हर मरम्मत कराने वाले जूतों को एक जूता का जोड़ी ही समझता है। गरीब अमीर भला उससे क्या सरोकार। अपने व्यवसाय की दृष्टि में वह व्यक्ति को जूते की परिधि में समेट लेता है। हर आदमी को एक जोड़ी जूता ही समझता है। पैसे जूतों की मरम्मत के लिए नहीं मिलता, व्यक्ति की अमीरी गरीबी दृष्टि से नहीं। मतलब बोलना चाह रहे कि पैसे जूतों की मरम्मत के लिए इनके अनुसार मिलता है, ना कि गरीब और अमीर को देखते हुए। तीसरा विशेषता ये होगा कि कवि ने मामूली सी बात को बड़े मार्मिक ढंग से कहा है। चौथा यह होगा कि उनकी भाषा सरल एवं सहज है, किंतु अभिव्यक्ति व्यंग्यमयी है। पांचवा विशेषता यह कह सकते हैं कि कविता नई कविता की प्रवृत्ति से युक्त है। मोची जैसे उपेक्षित मानव को कवि ने एक अपना काव्य विषय बनाया है। कितनी बड़ी बात है। जो फटे हुए जूतों को मरम्मत करके अपनी आजीविका कमाता है, कवि ने मोची के माध्यम से मनुष्यों के प्रति अपने विचार को व्यक्त किया है। अरे नहीं ठीक बोले जो। अगली पंक्ति में धूमिल ने
यह दर्शाया है, जैसे कि और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो कुछ भी हो, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटो जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ी है, जो जूतों से झांकता हुआ उंगली के चोट छाती पर हथौड़े की तरह समझ सकता है। जैसे कि मोचीराम की धूमिल कविता में इसका दूसरी पंक्ति का प्रसंग हम कह सकते हैं कि धूमिल इन पंक्तियों में कवि का मोचीराम आदमी को जूते के नाप से समाविष्ट कर रहा है। टाँक जूते में नहीं बल्कि आदमी में ही लगते हैं। जूते पर पड़ी चोट को आदमी की छाती पर ही पड़ता है। कवि ने ये भाव इन पंक्तियों को इस प्रकार व्यक्त किए हैं। तो व्याख्या के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि बाबूजी, वास्तविकता तो यह है कि जो भी व्यक्ति जूतों की मरम्मत कराने आता है, वह चाहे कुछ भी हो, चाहे जहाँ रहता हो, जैसा हो, आजकल वह जूते के नाप से बाहर नहीं रहता है, क्योंकि छोटे बड़े सभी आदमी के जूतों के एक ही नाप होते हैं। क्योंकि मरम्मत के लिए पैसे एक जोड़ी जूते के हिसाब से लिए जाते हैं। फिर जूतों की मरम्मत करते समय मुझे हर समय ध्यान रहता है कि इन व्यवसायी हाथों और कटे हुए जूतों के मध्य कहीं न कहीं संख्या में आदमी का भी अस्तित्व है। वस्तुतः टाँके जूते नहीं आदमी में लगते हैं। वह आदमी ही है जिसके छाती पर जूतों से छाकती हुई उंगलियां चोट हथौड़े की तरह पड़ते हैं और उसे चुपचाप वह सहन भी कर लेता है। जूते वाले को अपने जूतों से इतना तादात्म्य होता है कि जूतों में लगे टाँके मानो उसके हृदय में लग रहा हो। जूतों में लगे कांटे जो कील ठोकने वाले चमड़े के लगाई जाती है, मानो उसी के छाती पर लग रहा हो। इसमें विशेषता यही है कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रत्येक व्यक्ति को जूते के माप के अंदर ही समेटा है। कवि ने मोची और जूतों के बीच एक अदद आदमी के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, चोटे को सहन करने पड़ते हैं। चौथा विशेषता हम यह कह सकते हैं कि कवि मानव के प्रति सहृदय भावना को दर्शाया है। मोची को अपने ग्राहक से सहानुभूति को जताने का प्रयास किया है। पांचवा विशेषता यह हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में जहाँ में अनुप्रास है, फिर कहीं न कहीं में विपसा तथा अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इसमें इन्होंने उपमा अलंकार को दर्शाया है। पांचवा विशेषता हम ये कह सकते हैं कि कवि की समाजवादी विचारधारा मुखरित है। अगली पंक्ति ये है धूमिल की कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को इस तरह देती हुई हंसी है जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रहा है। व्याख्या इसका इस तरह होगा जैसे कि मोचीराम कहता है कि बाबूजी, मेरे पास तरह तरह के जूते मरम्मत करने के लिए तो आते हैं। ये जूते ही हमको आदमी की अलग अलग पसंद को अभिव्यक्त करते हैं। सब जूतों की शक्ल अलग अलग है, अलग अलग ढंग के बने हुए हैं। यदि सूरत और शैली की विविधता मानव मन की विविधता के अनुरूप है तो किसी ने जूतों को कोई भी शैली सूरत पसंद की तो दूसरे ने किसी और शक्ल शैली के जूते पसंद किए हैं। जूते की पसंद की गई शक्ल सूरत
से पहनने वाले आदमी की रंगीन और सादा तबीयत का भी पता चलता है। पहनने वाले की चित्तवृत्ति का भी एवं स्वभाव का भी छाप उन जूतों में अंकित रहती है। अतः इस तरह के जूतों में से तरह तरह के आदमियों को चेहरे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि एक जूता है, तो जूता क्या है? पट्टियों की थैली जैसा है जूता। पट्टियों की थैली के जैसा इन्होंने बतलाया है। उसमें ढेर सारी चकतियां लगी हुई है, मतलब कटे हुए, बीच बीच में कटे हुए हैं। इस जूतों को एक ऐसा व्यक्ति पहनता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जूता को पहनता है जिसके चेहरे पर सारे लावण्य के चेचक के दागों को समाप्त कर दिया है। उस चेचक के दागों भरे चेहरे पर कभी कभी आशा का प्रोत्साहन देती हुई हंसी आ गई है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो कि पतंग टेलीफोन के खंभे पर फंस गई है, हवा में खड़खड़ा रही है। इस तरह से जूता के माध्यम से धूमिल ने मोचीराम कविता को दर्शाने का प्रयास किया है और वो एक सामान्य आदमी और अमीर गरीब की विशेषता को बतलाने का प्रयास जूतों के माध्यम से किया है। इसका विशेषता के बारे में यदि हम बात करें तो यह हम कह सकते हैं कि टेलीफोन का खंभा और पतंग के उपमान आदमी तथा उसकी हंसी के लिए नितांत नवीन है। दूसरा हम कह सकते हैं कि चेचक चुग, जैसा कि कविता में दिया है, चेचक चुग खड़ खड़ में अनुप्रास अलंकार है। फिर तरह तरह अलग अलग अपनी अपनी में पुनरुक्ति प्रकाश है। उस उम्मीद पर पतंग फंस गई है, इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। जूता क्या है? जूता क्या है? चकतियों की थैली है, इसमें अप्रति अलंकार है। फिर चौथा हम कह सकते हैं कि कविता में अलग अलग तरह के जूतों के माध्यम से मानव के अलग अलग मनोवृत्तियों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। कवि का लक्ष्य अनंततः आदमी का चित्रण करना ही रहता है। और चौथा, यदि इनकी भाषा के बारे में बात करें तो यह कह सकते हैं कि भाषा सरल, सहज और सजी शबरी एवं स्वाभाविक है। समास वाले शब्दों के प्रयोग का आग्रह नहीं किया है। नई कविता की विशेषता को महत्वपूर्ण स्थान मिला है और व्यक्ति में नवीनता है। इसकी चौथी वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो अगले पेज में आप देख सकते हैं।